एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है प्यारे बच्चों न्यू आपका जो है वीडियो, ठीक है। सो ऑलरेडी मैं बहुत से क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ, तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखो ताकि आप हर एक टाइप का क्वेश्चंस कर सको। 2221 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्सेट 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और या फिर आप लोग ईएसआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, नॉर्सेट 8 का 80 डेज का बैच जो है शुरू हो गया है। फीस जो रहेगी 2199 है। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दोनों ही चीज़ें मैं करवाऊंगी, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स भी प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को इस बैच में मिलेंगे। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, थ्योरी बैच की फीस है 2299। डिफरेंस ये है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब कुछ करने वाले हैं। थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से पढ़ना है। फुल 3 मंथ्स आपको अब आंखें बंद करके बस पढ़ना है, दुनियादारी नहीं देखनी, ओनली यू हैव टू डू अ स्टडी फॉर आरआरबी, ठीक है। और ईएससी सीआरई का आप काफी बच्चों ने मुझे कंप्लेंट की कि मैम आपने बैच क्यों नहीं शुरू किया, तो मैंने बच्चे बैच आपको दे रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला 30 डेज का बैच रहेगा। फीस रहेगी ओनली 999। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड रहते हैं, लाइव क्लासेस भी होती है एंड रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती है। सो चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोल रहा है। सो नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए टू अ क्लाइंट विद अ इस्चेमिक स्ट्रोक। व्हिच फैक्टर कॉन्ट्राइंडिकेट्स द यूज ऑफ टीपीए। सो अगर आप किसी को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे रहे हो, ठीक है, क्लाइंट को इस्चेमिक स्ट्रोक है, ठीक है, तो अब आप लोग जो है किस पेशेंट में ये जो आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये नहीं दोगे, ठीक है। चलो टिश्यू प्लाज्मिनोजन की मैं बात कर दूं। ये एक एंजाइम है जो कि बॉडी में हेल्प करता है क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज एन एंजाइम, ठीक है। आप देते हो ना पेशेंट्स को, एंजाइम है जो कि क्या हेल्प करता है? हेल्प करता है टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स को जो है हम ये डिसॉल्व करने के लिए देते हैं किसी को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो। देखो ये हम मोस्टली उन लोगों को देते हैं जिनको हार्ट अटैक आ रखे हों, ठीक है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक है, एच लिख रही हूँ मैं, ठीक है, प्लस किसी को स्ट्रोक है उसको देंगे हम, ठीक है। किसी को क्लॉट्स हैं, लंग्स में जाने का खतरा है, उनको हम देते हैं, ठीक है। सो दिस इज whom यू कैन गिव दिस, ठीक है। तो इनमें से किस फैक्टर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा इसका यूज, मतलब उस पेशेंट को आप नहीं दोगे? ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक सिम्टम्स 2 आवर्स अगो, करंट यूज ऑफ एस्पिरिन थेरेपी, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन इस्कीमिक अटैक, recent head trauma within the past month. So it is अगर किसी को हेड ट्रॉमा है पास्ट मंथ में, सो अगर किसी को हेड ट्रॉमा है तो आप ये नहीं देते, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग और हैमरेज होने का खतरा हो सकता है अगर आप उसको टीपीए देते हो, ठीक है ना। बात को समझो, ठीक है। देखो अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो स्ट्रोक में तो हम देते ही देते हैं, ठीक है ना। एस्पिरिन थेरेपी है, एस्पिरिन थेरेपी भी हम क्यों देते हैं? क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए। सो यू कैन गिव दिस, है ना। और या फिर ट्रांजिशन इस्कीमिक शॉक है तो इसमें तो हम देते ही हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक में तो हम देते ही हैं, बट अगर किसी को हेड ट्रॉमा है सो देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, तो इस पेशेंट को आप ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है। नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट इज इन अ शॉक विद अ ब्लड प्रेशर ऑफ 70-40 mm of Hg and a heart rate of 120 beats per minute. What is a nurse priority intervention? तो अगर एक पेशेंट शॉक में जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर आपके पास 70-40 आ रहा है और हार्ट रेट उसको टेकिकार्डियक है, पेशेंट क्या है? टेकिकार्डिया में है, प्लस पेशेंट को क्या है? हाइपोटेंशन हमें यहाँ पे दिख रही है। अब ये दोनों में प्रायोरिटी चीज क्या करोगे? प्लेस द क्लाइंट इन अ ट्रेंडलबर्ग पोजिशन, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, प्रोवाइड हाई फ्लो ऑक्सीजन वाया नॉन ब्रीदेबल मास्क एंड असेस फॉर यूरिन। सो यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले तो आप एयरवे को क्लियर करो, क्योंकि ये देख के हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को ऑब्वियसली हाइपोटेंसिव शॉक में जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन कम है पेशेंट में। तो ऑक्सीजन कम करने के लिए सबसे पहले तो नॉन रीब्रीदेबल मास्क से आप उसको ऑक्सीजन जो है उसका इंक्रीज करो, ताकि ये जो सिम्टम्स है उसके क्या हो? डिक्रीज हो। नेक्स्ट है, a nurse is caring for a client following a hip arthroplasty. Which intervention should the nurse include in a plan of care to prevent dislocation of the prosthesis? तो अगर किसी का
हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है, आर्थोप्लास्टी हुआ है, तो कौन सी इंटरवेंशन जो है नर्स इंक्लूड करेगी प्लान ऑफ केयर में इस डिसलोकेशन प्रोस्थेसिस जो पेशेंट के लगे हैं उस डिसलोकेशन को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए. प्लेस पिलो अंडर द नीज व्हेन सुपाइन, encourage the client to sit with the legs crossed, position the client legs in abduction, limit the client's ambulation for the first 24 hours. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की लेग्स को abducted, एक होता है एडक्शन, एडक्शन का मतलब होता है लेग्स को क्लोज रखना, एबडक्शन का मतलब होता है लेग्स को फार रखना, दूर रखना. तो एबडक्शन क्या करती है कि जो हिप आपने रिप्लेसमेंट किया है उसका जो पोजीशन है उसको रीपोजिशन नहीं होने देती, पोजीशन को खराब नहीं होने देती, ठीक है. पेशेंट के जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसको अलाइंड रखती है, प्लस पेशेंट का डिसलोकेशन का खतरा जो है वो कम हो जाता है. तो ऑलवेज याद रखो अगर किसी की हिप रिप्लेसमेंट हुई है तो हम उसे कभी एडक्शन के लिए नहीं कहते ना कि तुम टांगे जोड़ के बैठो, या फिर उसको कहते हैं कि तुम टांगे जो है एक दूसरे के साथ फोल्ड करके बैठो, बिकॉज ये डिसलोकेशन कर सकता है हिप की. क्लियर. नेक्स्ट है client with the septic shock has a serum lactate level of 5 m molecule per liter. What should the nurse do? ठीक है. सो देखो अगर किसी का लैक्टेट लेवल आपको पहले तो नॉर्मल पता होना चाहिए, इट्स बिटवीन द 2 and 4, 2 और 4 ठीक है के बीच में होता है. सो यहाँ पे 5 है, मतलब लैक्टेट लेवल जो है उसका इंक्रीज है, ठीक है. सो देखते हैं क्या कर सकते हो आप. एडमिनिस्टर वेजोप्रेसिस एज प्रिस्क्राइब, ऑब्टेन ब्लड कल्चर फॉर टेस्टिंग, स्टार्ट अ फ्लूइड बॉलस फॉर अ नॉर्मल सलाइन, प्रिपेयर टू इंट्यूबेट द क्लाइंट. तो लैक्टेट लेवल अगर ज्यादा आता है तो इट मीन्स टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है. सो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो बहुत हमें कंट्रोल करने के लिए हमें पेशेंट को क्या देना है, नॉर्मल सलाइन जो है बॉलस में देना है, स्टार्ट करना है. क्लियर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्लाइंट अंडरगोज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डेवलप्स चिल्स, फीवर एंड लो बैक पेन, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन. तो एक पेशेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जा रहा है, उसको चिल्स हो रहे हैं, फीवर है, लोअर बैक में पेन है, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा. स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ इन्फ्यूजन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अगर किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन आ रहा है तो सबसे पहला काम है आपका ट्रांसफ्यूजन को बंद करना. उसके बाद सेकंड अगर आपको पूछा जाए स्टेप इज टू डॉक्टर को नोटिफाई करना, क्योंकि अगर आप पहले डॉक्टर को नोटिफाई करने चले गए तो जो एलर्जिक रिएक्शन उसे एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है पेशेंट को उस एलर्जिक रिएक्शन से, ट्रांसफ्यूजन से. क्लियर. नेक्स्ट है क्लाइंट रिसीविंग हीमोडायलिसिस हैज सडन ड्रॉप इन बीपी, व्हाट इज अ नर्स इनिशियल एक्शन. सो हीमोडायलिसिस चल रहा था पेशेंट का, उसका बीपी एकदम ड्रॉप हो गया, इनिशियल एक्शन क्या रहेगा नर्स का. स्लो द डायलिसिस फ्लो रेट, place the client in the Trendelenburg position, administer a fluid bolus, assess abscess site for bleeding. So देखो हम हमेशा अगर किसी को ड्यूरिंग द डायलिसिस जो है पेशेंट का बीपी ड्रॉप करता है, ड्यूरिंग द डायलिसिस पेशेंट का बीपी ड्रॉप करता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर किसी का डायलिसिस होने जा रहा है तो आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट की वजह से बीपी फॉल करता है. मोस्टली अगर किसी का बीपी ड्रॉप होता है हेमोडायलिसिस के दौरान, इट्स जस्ट कि फ्लो रेट ज्यादा है, उसको आप कम कर दोगे तो बीपी अपने आप ठीक हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डीवीटी, विच इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड. अगर किसी को डीवीटी है, आप उसकी केयर कर रहे हो तो कौन सी इंटरवेंशन अवॉइड करोगे. एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, अप्लाई असेंशियल सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइसेस, एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट एज प्रिस्क्राइब, मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. देखो स्क्विंटल कंप्रेशन डिवाइसेस जो है थ्रोम्बस को एम्बोलाई बना देगा, ठीक है ना. सो ये हमें अवॉइड करना होता है, ठीक है, ये हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो कंप्रेशन डिवाइसेस है ये थ्रोम्बस को डिसलोकेट करके उसे एम्बोलाई बना देगा और लंग्स में पहुंच जाएगा. यही तो होता है कि अगर किसी को डीवीटी हम उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं ताकि वो थ्रोम्बस एम्बोलाई ना बने. क्लियर. नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद चेस्ट पेन ड्यू टू सस्पेक्टेड एंजाइना, व्हाट इज द फर्स्ट मेडिकेशन द नर्स शुड एडमिनिस्टर. तो अगर किसी को चेस्ट पेन हो रही है, एंजाइना है, तो पहली मेडिकेशन आप क्या दोगे. एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरिन, मॉर्फिन, ऑक्सीजन. सो ऑब्वियसली इट्स अ नाइट्रेट. नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, और ब्लड वेसल जब डायलेट होगा तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, और ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो चेस्ट में पेन नहीं होगी. नेक्स्ट है द क्लाइंट प्रेजेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एबीजी फाइंडिंग. अगर किसी को एक्यूट किडनी इंजरी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एबीजी फाइंडिंग क्या रहेंगी. सो ये चार ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो. सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच मीन्स पीएच जो है वो कम होगी, और मेटाबॉलिक है तो जो
बाइकार्बोनेट आयंस होंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक की जब हम बात करते हैं तो पीएच और बाइकार्बोनेट आयंस की बात करते हैं। मेटाबॉलिक में पीएच एंड बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं बिल्कुल सेम चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सारों में देख रही हूँ तो आपका ये जो पीएच है 7.25 और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये हमें कम दिख रहे हैं। क्लियर? सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इज योर ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखो एल्कलॉसिस है, इसमें पीएच नॉर्मल है, इसमें एसिडोसिस है। इसमें एसिडोसिस है पर इसमें बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज है। पर हमने क्या पढ़ा है कि दोनों सेम होते हैं, अगर पीएच डिक्रीज है तो बाइकार्बोनेट आयंस भी डिक्रीज होंगे। क्लियर? तो वो यहाँ पे ही दिख रहे हैं, पीएच भी डिक्रीज है और बाइकार्बोनेट आयंस भी डिक्रीज है। नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट 2 hours आफ्टर लेप्रोटमी, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 90/50, द हार्ट रेट इज 120, व्हाट इज नर्स एक्शन? लेप्रोटमी के 2 घंटे के बाद पेशेंट हाइपोटेंसिव हो गया और उसका हार्ट रेट 120 आ रहा है, तो आप प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? असेस फॉर ड्रेनेज एट सर्जिकल साइट, assess IV fluid rate, notify the healthcare provider, place the client in a supine position with the leg elevated. So इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों लिखो जरा कमेंट सेक्शन में दिमाग लगा के। जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था उसकी तरफ चलते हैं। ओके, क्लाइंट को एक्सरवेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस था, वर्जन अप हो गया। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहोगे? ऑब्वियसली आपको बावल परफोरेशन के बारे में देखना है, बिकॉज बावल परफोरेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्सरवेशन। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो जम के लाइक करना और शेयर करो इन सीरीज को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये अच्छे लग रहा है क्वेश्चन रेगुलर ऐसे करने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं। और अगर कोई भी बच्चा मेरे से डायरेक्टली अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, नॉर्सेट 8 के लिए 80 डेज का बैच, फीस रहेगी 2199। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग मैं खुद से स्टडी करवाती हूँ। आरआरबी के लिए 3 months के बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच हो गया है 1299 का, एंड थ्योरी बैच है 2299 का। डिफरेंस ये है बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जाओ, बेसिक नहीं क्लियर तो थ्योरी बैच के लिए जाओ। ESIC CRE की आपकी कंप्लेन की वजह से 999 का मैंने 30 डेज का बैच स्टार्ट कर दिया है। जिन जिनको मेरे से पढ़ना है आप जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।